सकते हैं, एक से अधिक सरकार जहां पर होती है, when we have more than one form of government in a country, like in India we have central government, we have state government and we have also local government. तो it is a संघ, ये एक संघ है. I think I'm okay with it. अब jurisdiction का अर्थ अगर समझना है तो ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, जिस पर किसी की लीगल अथॉरिटी हो. तो यहां पर हमने देखा कि केंद्र सरकार जो कानून बनाती है और राज्य सरकार जो कानून बनाती है, दोनों के अपने अपने ज्यूरिडिक्शन या अधिकार क्षेत्र हैं. अब तीसरी जो विशेषता है संघीय सरकार की, वह यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैडम, ये मिस्टर निखिल हैं इंदौर से, वो पूछ रहे हैं कि ये जो फ्यूडल सिस्टम है, व्हाट इज दिस फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम इससे रिलेटेड नहीं है, पर ये सामंतवाद है. सामंतवाद जो है यूरोप में जो है, ये एक प्रणाली थी जिसमें कि एक कॉम्बिनेशन है ये लीगल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और बहुत सारे कल्चरल कस्टम का, जो यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में अप्रोक्सीमेटली 9th and 15th सेंचुरी के बीच पाया गया था. और इसमें सोसाइटी जो थी वो इस तरह से बनी हुई थी कि जमीन का एक्सचेंज होता था फॉर सर्विसेज और लेबर. You can say derived from holding of land in exchange for service or labor. मैम, ये फिर से इन्होंने टेक्स्ट किया है कि मैम सामंतवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और जो कुछ टर्म्स है उसको इंग्लिश में भी बता दें. ठीक है. सामंतवाद को, जैसा आपने खुद ही पूछा था, फ्यूडलिज्म कहते हैं सामंतवाद को, और टर्म्स जो है यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी आपको साथ साथ बताती हूँ. तो चलिए हम चलते हैं. नाउ वी कम टू द थर्ड फीचर ऑफ फेडरलिज्म. The third feature of federalism is that jurisdiction of the respective levels, that is central government, state government or local government, are specified in the constitution. यानी कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं. The fourth and important feature of federalism is that the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. अगर संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव लाना है तो एक स्तर की सरकार, यानी कि या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसको अकेले नहीं बदल सकती. ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति जरूरी है. And as I told you, any change require the consent of both the levels of the government. जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं तो जीएसटी जो लागू किया गया वो अपनी एक सरकार की मर्जी से नहीं लागू हुआ, वो कंसेंट से लागू हुआ है. अगला पांचवी विशेषता अगर हम बात करें तो वो है विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार अदालतों को है. As you all know, we have independent judiciary, और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, which is called apex court, the topmost court, निर्णायक की भूमिका निभाता है. यानी कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी बात पर मतभेद है तो निर्णायक की भूमिका कौन निभाएगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय. पांचवें फीचर के बाद, जैसा आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की तरह काम करता है. आप जैसा देखते होंगे कि क्रिकेट में एम्पायर क्या करता है, अगर कोई डाउट है कि कोई खिलाड़ी आउट है कि नहीं है तो उसका फैसला कौन देता है? एम्पायर. तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को हम एक एम्पायर की तरह कहते हैं, और जो फैसले सुनाता है कि कौन गलत है, केंद्र या राज्य. और सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट
feature of federalism is financial autonomy, यानी वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व के स्रोत या सोर्सेस निर्धारित हैं, यानी कि the revenue sources of each level of government, whether it is the central government, state government or local government, are clearly specified so that वो अपने अपने क्षेत्रों में जिस प्रकार के काम उस स्रोत से कराना चाहें वो करा पाए। अब हम 7वें फीचर की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी लोग कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं। यह है व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, स्पेशली संघीय शासन व्यवस्था की। मैं चाहूंगी कि शिक्षार्थी इसको नोट भी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघीय शासन अगर हमने भारत ने देश ने इस व्यवस्था को अपनाया तो उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका सबसे पहला उद्देश्य है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस बहुत बड़े देश में विभिन्न कल्चर, विभिन्न एथनिसिटी, जाति हैं, कल्चर हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं। देश की एकता को सुरक्षा करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा, क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान देना, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी। आप देखते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा, खान पान, पहनावा और अलग अलग जातियां भी हैं। तो अगर हम एक ही यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखते तो पूरे देश के लिए उसके अंडर में रहना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसीलिए हमने अपनाया संघवाद को। तो ये दो बहुत बड़े उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं संघीय व्यवस्था के भारत में, मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ कंट्री एंड एट द सेम टाइम accommodating रीजनल डाइवर्सिटीज। अब हम बात करते हैं दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इसके कामकाज के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसको कह तो रहे हैं कि हमने केंद्र में बांट दिया, राज्य में बांट दिया, लेकिन वो काम कैसे करेगा? क्या राज्य और केंद्रीय सरकार इसके लिए मान जाएंगी? तो पहली चीज, टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस and practice of federalism are, first is government at different level should agree to some rules of power sharing। पहला ये है कि जो विभिन्न स्तर हमने सरकारों के बनाए हैं उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और उनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए और वह यह माने कि वह अपने अधिकार क्षेत्रों के दायरे में रहेंगे, वरना फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना, संघवाद को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, they should also trust that each would abide by its part of the agreement। और दूसरा यह है कि आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष भरोसा करें और साथ रहने पर सहमति जाहिर करें, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट हो उन लोगों के बीच में, सहमति हो उन लोगों के बीच में कि वो इस प्रकार से रहने के लिए राजी हैं, तभी संघवाद भारत में सक्सेसफुल रहेगा और चल रहा है। आइए अब इसके बाद की फीचर्स पर हमने नजर डाली। की फीचर्स के बाद हम बात करते हैं कि कितने प्रकार की ये संघवाद की शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अलग अलग देशों में संघवाद का ढांचा अलग अलग प्रकार से है और जरूरी नहीं कि भारत में जैसा संघवाद है वैसा ही और देशों में भी हो। तो संघवाद कितने प्रकार के हुए? आपकी पुस्तक में दो विशेष प्रकार के संघवाद का जिक्र है। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। पहले हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जिसमें कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स
come together on their own to form a bigger unit. यानी कि एक बड़ी इकाई गठित होती है और इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ अपनी पहचान को बनाए भी रखते हैं और अपनी खुशहाली को बढ़ाने के लिए और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मिलकर एक संघ बनाने का निर्णय लेते हैं। इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहां पर all constituent states usually have equal power and strong. इसमें कोई भी राज्य एक से छोटा नहीं है और सभी की बराबर ताकत है, जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण हैं। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये दूसरा तरीका है एक संघवाद का, जिसमें किसी बड़े देश द्वारा, इसमें आप भारत को ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, किसी बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, हम पहला मैंने जैसे बोला कि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, उन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना या शक्तियों का बंटवारा कर देना। इस व्यवस्था में राज्यों से केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। वैसे तो राज्यों को समान अधिकार देने की कोशिश की जाती है सभी राज्यों को, लेकिन किसी विशेष स्थिति में किसी प्रांत को कोई विशेष अधिकार भी दे दिए जाते हैं। जब आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। और दूसरी चीज, अगर मैंने ये कहा कि इसमें केंद्र सरकार जो है ज्यादा महत्वपूर्ण या ताकतवर होती है, तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि विदेश संबंधित कोई भी मामले या समझौते में राज्य सरकार की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती जितनी कि केंद्र सरकार की होती है। चलिए अब दूसरे प्रकार के टाइप हम देखते हैं, दूसरे प्रकार का संघ, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसा मैंने आपको बताया, इन दिस अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, एंड इन दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। Two types of federation, coming together and holding together. Coming together मैं आपको बता चुकी, जैसा कि यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अब होल्डिंग टुगेदर की जब हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें बड़े देश द्वारा, जैसा कि भारत देश, अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करते हैं। वैसे तो इस व्यवस्था में राज्यों से केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है, लेकिन सभी राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष स्थिति में किसी राज्य या प्रांत को विशेष अधिकार भी दे दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के रूप में अभी तक जाना जाता था, अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। वैसे भी आपने देखा होगा कि विदेश संबंधित कोई भी मामला या समझौता, इसमें राज्य सरकार की इतनी भूमिका नहीं होती जितनी कि देश के प्रधानमंत्री विदेश संबंधित मामले पर निर्णय लेते हैं और मुख्यमंत्री ऐसे कुछ मामलों पर नहीं कह पाते। अब महत्वपूर्ण ये है कि भारत में फेडरलिज्म कब, क्यों और किन परिस्थितियों में अपनाया, और भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत हम संविधान के टाइम से करें, जब संविधान बना, तो हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ।
और आजादी के कुछ समय बाद ही हमारे यहाँ अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए थे। अब भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसमें संघवाद शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ। ऐसा पार्टीशन से एक जो सबक लिया था हमने, इसकी वजह से ऐसा हमने किया। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। बाद में थर्ड tier of federalism was added in the form of पंचायत and municipalities। और बाद में शिक्षार्थी संघीय शासन में एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया, जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत में संघवाद की, फेडरलिज्म इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया भारत में 3 प्रकार की सरकार या 3 स्तर से शासन किया गया। पहला केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। एक्सक्यूज जी मैम। जी मैम, एक लर्नर है रत्ना, शी इज आस्किंग व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया? व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया? हाँ, फेडरलिज्म के सक्सेस के जो कारण हैं, एक तो हमारी जो नेचर ऑफ पॉलिसीज है इन आवर कंट्री, और पॉलिसीज अडॉप्टेड, जैसे कि हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए थे और ओल्ड स्टेट की जो बाउंड्री है उनको भी हमने चेंज करने की। इसके बारे में मैं आगे इस पॉइंट पर आ रही हूँ और बड़े डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि भारत में ये क्यों सक्सेसफुल रहा, क्या कारण थे, तो हम पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि भारत में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। भारत की भाषा की नीति अगर आप देखेंगे तो वो हमने हिंदी को थोपा नहीं है सब पर। हिंदी राजभाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए भी सक्सेसफुल है। सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो दोनों के संबंध जो हैं, अभी तक आपने देखा होगा ऐसे कोई बहुत बड़े झगड़े सामने नहीं आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरू में कही थी कि विकेंद्रीकरण जो हमने कर दिया है, जिससे कि लोकल बॉडीज जो हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं वहां के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। स्थानीय सरकार होगी तो महत्वपूर्ण निर्णय वहां पर ले पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में संघवाद सक्सेसफुल इसलिए रहा है कि इतने बड़े देश में 3 तरह की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 अरब 35 करोड़ लोग जब एक देश में रहते हैं, वहां एकात्मक सरकार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब हम आगे चलें। आगे हम देखते हैं कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को 3 सूची में बांटा है, और ये 3 सूचियां हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रहे शिक्षार्थी, हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत में संघवाद किस तरह से, हम फेडरलिज्म इन इंडिया किस तरह से संघवाद भारत में चलता है। तो भारत में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पार्ट्स को डिवाइड किया बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची या संघ सूची की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास इसमें जो है देश से संबंधित, जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, ऐसे विषयों को रखा गया है। अब इसमें इन विषयों को क्यों रखा गया है? क्योंकि
पूरे देश से संबंधित कोई भी विषय होता है तो उसके लिए हमें चाहिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, जैसे कि विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है और इन विषयों पर, इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। जो भी विषय मैंने बताया आपको, जैसे कि विदेश संबंधित, मुद्रा संबंधित, बैंकिंग, संचार, डिफेंस, ये पूरे देश से संबंधित विषय हैं। तो शिक्षार्थी, इन पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए होती है। जैसा आप देख सकते हैं, कुछ विषयों का यहाँ पर मैंने चित्र भी आपको दिखाया। अब आता है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य सूची में मैम एक और क्वेश्चन आ रहा है जी। क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर स्टेप्स वर टेकन इन 1990 towards decentralization? After 9, repeat sir. What major steps were taken in 1992 towards decentralization in 1992? जी जी जी, डिसेंट्रलाइजेशन, वैसे शिक्षार्थी में इसके बारे में अभी डिटेल से पूरा बताती आपको, इस पावर पॉइंट में आपको मिलता, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 1992 के बाद जो है बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन मजबूत हुआ। जैसे कि इलेक्शंस जो है पहले रेगुलर नहीं होते थे गांव में और नगर निगम के, तो लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस को कंपलसरी और ओब्लिगेटरी, यानी कि इलेक्शंस जरूर होंगे, ये एक स्टेप ली गई। दूसरा, कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई एससीज के लिए, एसटीज के लिए और ओबीसीज के लिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट के लिए की गई थी। तीसरा जो है, 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर विमेन। ये भी 1992 के बाद जो है स्टेप लिया गया था। और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट्स फॉर इलेक्शंस इन गवर्नमेंट बॉडीज। जैसे इलेक्शन कमीशन पूरे देश के लिए है, अब बनाया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था स्टेट्स में इलेक्शन कराने के लिए। और it was made mandatory for the state governments to share power and revenue with the local bodies, यानी कि राज्य को जो भी फंडिंग होगी वो लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से वो शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इस उत्तर से सेटिस्फाइड होंगे। आइए दोबारा चलते हैं, हम सूचियों की बात कर रहे थे। तो 3 प्रकार की सूची, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी है, संघ, राज्य और संवर्ती। संघ सूची के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरे देश से संबंधित जो मामले होते हैं वो संघ सूची में है और इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं और इन विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब आप सोचेंगे कि अगर डिफेंस केंद्र सूची में है या संघ सूची में है तो पुलिस राज्य सूची में क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर राज्य में क्राइम का लेवल अलग है, राज्यों का साइज भी अलग है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि केंद्र एक निर्णय ले कि हर राज्य में 50 लाख, 10,000 या इतनी पुलिस की भर्ती की जाएंगी। यह निर्णय राज्यों पर छोड़ना ज्यादा सही है, क्योंकि छोटे राज्य अपनी सुविधानुसार और बड़े राज्य अपनी सुविधानुसार जितनी पुलिस की आवश्यकता है उतना पुलिस को रिक्रूटमेंट करें। और कहीं पर पुलिस की आवश्यकता कम है और कहीं पर ज्यादा, तो इसलिए इसको राज्य सूची में रखा गया है। अब तीसरी सूची है कॉन्करेंट लिस्ट, हिंदी में हम इसको कहते हैं
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में लगभग 52 सब्जेक्ट्स हैं या विषय हैं। कॉन्करेंट, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, जैसे कि शिक्षा संबंधी, मजदूर संघ संबंधित, विवाह संबंधित आदि विषय कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं। वैसे तो समवर्ती सूची पर और इसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों में किसी बात पर टकराव हो, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर कानून बनाते वक्त किसी विषय पर टकराव हो, मतभेद हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब 3 सूची की हमने बात की है, तो एक बहुत ही बेहतरीन बात हमारे संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाते वक्त रखी थी, वो थी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की। एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता था उस वक्त भी, हमारे संविधान बनाने वालों ने अपने दिमाग में इस चीज को रखा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है भारतीय संविधान की, कि उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जो किसी भी सूची में नहीं आते हैं, उन पर कानून कौन बनाएगा। ऐसा नहीं कि उस वक्त वो विषय थे, उन्होंने ये सोचा कि आगे चलकर कुछ ऐसे विषय भी सामने आ सकते हैं जो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन बाद में आ सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे कि ई कॉमर्स। तो ऐसे सब्जेक्ट्स बाकी बचे विषय कहलाते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी कि यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कंप्यूटर, और आप टीवी, कंप्यूटर और इनकी सहायता से ही आजकल ज्यादा पढ़ भी रहे होंगे, तो ये एक रेसिडुअरी सब्जेक्ट में रखा गया है। अब हम एक नजर और दोबारा डालेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट विषयों के नाम लिखे हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट कंटेन्स डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन. State list consists of police, trade, agriculture, irrigation, and many more. And concurrent list contains education, forest, trade, marriage, adoption, and succession. अब यहाँ पर लर्नर्स हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम संघवाद की बात तो कर रहे हैं, क्या भारत में वाकई संघवाद है, और अगर भारत में संघवाद है तो किस प्रकार का संघवाद है, और किस तरह से भारत में संघवाद को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत में संघवाद है तो क्या भारत वाकई संघीय व्यवस्था है और उसको मान रहा है, और ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत में संघवाद है। We take a break, short break. विद्यार्थियों, एक ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, आप कहीं नहीं जाइए, और तब तक आपके जितने भी सवाल हैं आप HDMIS पे लॉगिन करके आप सवाल अपने भेज सकते हैं या SMS कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है उस पे भी आप SMS कर सकते हैं। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, भारत की न्यायपालिका बहुत ही मजबूत और बहुत जरूरी है। अब अगला टॉपिक हमारा, आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। भारत में संघीय व्यवस्था चलती किस प्रकार है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में 1947 के बाद भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली, और ऐसा इसलिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, वहां की जातीयताओं और विभिन्नता के आधार पर किया गया। यानी कि हमने भाषा को ही एक महत्वपूर्ण पक्ष नहीं माना, बहुत सारी ऐसी चीजों को रखा, उनका आदर किया। जो क्षेत्रों में विभिन्नताएं थी, जैसा मैंने कहा था, डुअल ऑब्जेक्टिव में क्षेत्रीयता और विभिन्नताओं को सम्मान देना संघवाद में बहुत जरूरी है। तो इन्हीं चीजों का आदर रखा गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड ऐसे राज्य बने अपनी विभिन्नताओं के कारण। ये 1947 का अगर आप मैप देखें और आज का अगर आप नक्शा देखें भारत का, इस वाले मानचित्र में आप भारतीय देशी राज्य देखें और भारत का आज का नक्शा बिल्कुल अलग है। आज के करें तो 51 से लेकर 2019 बहुत ही बदलाव आए हैं, और आप खुद ही गौर करेंगे कि
स्टेट्स में से भी नए स्टेट बना दिए गए हैं, कुछ राज्यों में से कुछ नए राज्य भी बना दिए गए हैं। जैसे आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूपी में से, और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश में से, बिहार में से झारखंड, और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था कि एक फेडरलिज्म जहां पर है वहां पर क्षेत्रीयता, जातीयता, संस्कृति, भाषा, इनको महत्व दिया जाएगा। डुअल ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर किया इसके द्वारा। अब बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। लैंग्वेज पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी जो परीक्षा हुई वो भाषा नीति को लेकर हुई, कि जब हमने संघवाद को अपनाया तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया। क्यों? क्योंकि 40% भारतीयों की मातृभाषा है हिंदी, 60%। जी एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक लर्नर हमारे साथ जुड़े हैं और उनका क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। क्योंकि समय भी नहीं है तो हमने ये किया। हाँ, the dual objectives of the federal system is they are able to maintain the unity of the country, and side by side we can accommodate the regional diversity under one system, right? राइट मैम। तो इसके दो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं इसको कहूंगी और बच्चे इसको याद रखें। तो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज पॉलिसी की, कि भारत की भाषा नीति को लेकर जो है हमने एक निर्णय लिया कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी लेकिन मातृभाषा नहीं होगी। हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कि केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो अनुसूचित भाषाएं हैं, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं और राज्य जो हैं अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही करते हैं। जी, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक ऐसे गैर हिंदी प्रदेश हैं भारत में जिन्होंने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। और तमिलनाडु में तो आप जानते हैं इस मांग ने उग्र रूप का धारण भी लिए था। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। तो भाषा के प्रति भी बड़े सजग होकर भारतीय इसमें निर्णय लिए गए। मैम एक और क्वेश्चन है, लास्ट ले लेते हैं, समय है नहीं बट एक क्वेश्चन लेते हैं। एक लर्नर है चारू, वो पूछ रही है कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट में डिफरेंस क्या है और हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरी है? जी, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बेटा अभी तक तो 2 नई यूनियन टेरिटरी और बनी हैं, आप जानते होंगे। तो लेटेस्ट उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इनके डिफरेंस की बात करें तो एक राज्य या स्टेट जो होता है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवीजन which possesses a separate government, and states are explained as administrative unit having its own elected government which has a right to frame law, or state has its own legislative assembly. state में एक chief minister भी होता है for the purpose of administration, और गवर्नर एक्ट करता है एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह इन द स्टेट। अब यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी स्टेट से स्मॉल होती है। पहला अंतर तो यही समझ लीजिए आप, स्टेट बड़ा और यूनियन टेरिटरी स्मॉल होती है। एंड इट इज रूल्ड बाय द यूनियन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्टेट्स हैव
their own elected government, but union territories are administered and controlled directly by the central government. State जो हैं वो फेडरल रिलेशनशिप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मानते हैं और इनके बीच में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. यूनियन टेरिटरीज हैज यूनिटरी रिलेशनशिप, यानी कि विच मींस कि ऑल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर जो है हेड होता है स्टेट का और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी. बहुत सारे अंतर हैं वैसे कि जैसे स्टेट लार्जर होता है, यूनियन टेरिटरी स्मॉलर इन साइज होती है कंपेयर्ड टू द स्टेट. यूनियन territories do not have autonomous power, state have autonomous power. एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अंतर मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा. अब सेंट्रल स्टेट जी मैम, हमें वाइंड अप भी करना है. रिलेशन की हम बात करें तो संघवाद को मजबूत करने में केंद्र और राज्य के संबंधों को हम देखते हैं. तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार बदलाव आया है और जिसकी वजह से संघवाद मजबूत हुआ है. 1990 के बाद ये स्थिति काफी बदल गई. इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यही इसी दौर में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, कोएलिशन गवर्नमेंट. क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को मिलाकर और या राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी और गठबंधन सरकार बनी. गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट इंग्लिश में हम इसे कहते हैं. इससे सत्ता में क्या फर्क पड़ा? इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति बनती. अब राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना और केंद्र सरकार के लिए अब मुश्किल हो गया क्योंकि उन्हीं के सहयोग से सरकार बनी है. तो आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान में लागू होने के तत्काल बाद ज्यादा प्रभावी संघवाद हमको देखने को मिल रहा है. मैम, हमें वाइंड अप करना पड़ेगा. आज का हमारा लास्ट टॉपिक, मैं जल्दी से उसको आपको बता देती हूँ. ये है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन से हमारा तात्पर्य है विकेंद्रीकरण से, जिसमें शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हमने पावर्स को शेयर किया है. केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को जब दी जाती हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण कहलाता है. और इसका महत्व ये है कि लोग अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझते हैं, लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाया जा सकता है अगर डिसेंट्रलाइजेशन है. तो भारत में डिसेंट्रलाइजेशन है where power is taken away from the central and the state government and given to the local government. लोकल गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत और शहरों में, और 1992 के बाद जो सुधार किए गए हैं उसमें रेगुलर इलेक्शंस पहले नहीं होते थे, अब इनकी फंडिंग भी होती है. सीट्स आर रिजर्व्ड, 1/3 पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. ये पहले ही एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया था तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. लोकल गांव में जो है वो पंचायत है और जो शहर में है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानी जाती है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए, म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों के लिए. तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत संघ है और भारत में संघवाद सक्सेसफुल है. धन्यवाद शिक्षार्थियों और धन्यवाद मैम, आपका क्लास काफी रोचक रहा.